नाना को अचानक आंखों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। घबराकर वो तेजी से आईने की ओर भागती है, लेकिन जैसी वो आईने में देखती है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे दिखता है कि उसकी आंखों के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो दर्द से चीखने लगती है। लेकिन ये डर यहीं पर खत्म नहीं होता। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें अजीब तरीके से बाहर आने लगती हैं। उसकी चीखें सुनकर लिली चौंक जाती है। लिली उसे संभालने आ ही रही होती है कि नाना दर्द से तड़पती हुई बाहर की ओर भाग जाती है। वो लड़खड़ाते कदमों से कांपती हुई क्लासरूम की ओर भागती है। उस समय उसके दिमाग में बस एक ही पागलपन भरा ख्याल होता है कि किसी तरह उभरी हुई आंखों को काटकर अलग कर दे। वो मेज पर रखे चाकू को उठा लेती है, लेकिन चाकू उतनी तेज नहीं होती कि उसका काम कर सके। मजबूरी में वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी एक इलेक्ट्रिक आरी पर पड़ती है। वो जरा भी नहीं सोचती और तुरंत मशीन चालू कर देती है। चेतावनी, आगे आने वाला सीन कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, इसलिए कमजोर दिल वाले आंखें बंद कर ले। अच्छी बात ये रहती है कि लिली सही समय पर वहां पर पहुंच जाती है और होश खो चुकी नाना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाना की आंखें जा चुकी थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये होती है कि वो अब भी खुद को नुकसान पहुंचाने पर उतारू थी। बेबस होकर लिली उसे कसकर पकड़ लेती है और उसके हाथों से चाकू छीनने की कोशिश करती है। तभी अचानक बाकी स्टूडेंट भी वहां पर आ जाते हैं। उस समय लिली के हाथ में चाकू होता है। अब मामला पूरी तरह बिगड़ जाता है। सब लोगों की नज़र में लिली ही बेरहम कातिल बन जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए इट वेलकम टू डायरी के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। इस एपिसोड में जोकर पेनीवाइज की शुरुआत की कहानी दिखाई गई है कि वो कहां से आया, कैसे बड़ा हुआ और वो इस समय कहां पर छिपा है। उससे जुड़ी अहम बातें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। पिछले एपिसोड के आखिर में बच्चों का छोटा सा ग्रुप बहुत मुश्किल से भूतों की तस्वीरें खींचने में कामयाब हो जाता है। यहाँ तक कि बिल गुफा के अंदर से जोकर की असली शक्ल की फोटो भी ले लेता है। सभी को लगता है कि अब वो डेरी शहर में छुपी बुराई को बेनकाब कर देंगे, लेकिन जब वो पूरी उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो सच्चाई उन्हें जोर का झटका देती है। उन्होंने जो भी भूतों की तस्वीरें खींची थी वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हालांकि जोकर की फोटो अब भी मौजूद होती है, लेकिन शेरिफ की नजरों में वो बस कब्रिस्तान में पड़ी एक आम मूर्ति थी। इस तरह उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। इतनी मेहनत से जुटाए गए सबूत बेकार चले जाते हैं। सब बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते। इसके बाद सभी बच्चे डर के साए में जीने लगते हैं। हर दिन उन्हें यही डर सताने लगता है कि वो डरावनी चीज कब अचानक सामने आकर उनकी जान ले लेगी। एक दिन हेनलंग अपने बेटे बिल को लेकर मछली पकड़ने बाहर जाता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। दोनों पानी में खेलते हैं, हंसते हैं, मौज करते हैं, लेकिन अक्सर सबसे अच्छे पल में ही कुछ गलत हो जाता है। जैसे ही हेनलंग गाड़ी की तरफ मछली का चारा लेने जाता है, तभी कुछ अजीब होता है। एक सुनहरी मछली खुद तैरती हुई बिल के पास आती है। बिल तो बच्चा होता है, उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक हाथ निकल के आता है और बिल को अंदर खींचने लगता है। बिल जोर से चीखता है। बेटे की आवाज़ सुनते ही हेनलंग पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है बिल पानी में तड़प रहा था, लेकिन आसपास कोई और नहीं होता। हेनलंग घबराकर उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। डर से कांपते हुए बिल कहता है कि कोई उसे जिंदा डुबाना चाहता था और वो इंसान और कोई नहीं, उसके पिता ही थे। शुरू में हेनलंग को लगता है कि बिल डर के मारे उल्टी सीधी बातें कर रहा है, क्योंकि प्लेन क्रैश में जलने की घटना ने बिल के मन में गहरा डर बिठा दिया था। लेकिन जब हेनलंग उसके हाथों पर साफ खरोच के निशान देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। तभी दोनों को थोड़ी दूरी पर एक लाल बैलून तैरता हुआ दिखाई देता है। उस समय वो नहीं जानते थे कि ये लाल बैलून क्या संकेत देता है। हेनलंग को कुछ सही नहीं लगता। वो मन ही मन सोचता है क्या ये सब सेना द्वारा ढूंढे जा रहे उस रहस्यमय हथियार से जुड़ा है। बिल ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। उसे ये बात परेशान कर रही होती है कि वो चीज उसे मार सकती थी, लेकिन फिर भी आखिरी पल में उसने उसे छोड़ दिया। कब्रिस्तान में भी यही हुआ था। भूत उन्हें मार सकते थे, फिर भी वो बच निकले। इन सब बातों को जोड़कर बिल एक नतीजे पर पहुंचता है। उसे लगता है कि वो चीज़ लोगों को मारना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें डराना चाहती है। वो उनके डर को बढ़ा रही है। जब वो डर एक हद तक पहुंच जाएगा तभी वो उन्हें मारेगी। इसका मतलब साफ है, अगर बचना है तो डर को खत्म करना होगा। हालांकि किसी को पक्का नहीं पता कि बिल की सोच सही है या गलत, लेकिन सावधान रहना जरूरी था। तभी लिली चुपचाप अपनी माँ की घबराहट वाली गोलियां उठा लेती है। उसे याद था कि उसकी माँ जब डर जाती थी तो ये दवा खाने से उन्हें राहत मिलती थी। लिली को लगता था कि शायद ये दवा उनके डर को दबा देगी, इसीलिए सब बच्चे एक एक गोली खा लेते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि ये दवा सच में काम करने लगती है। सबका डर कम हो जाता है और वो डरावनी चीज़ दोबारा उनके पास नहीं आती। लेकिन लिली को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता
कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, जो नाना कभी लिली की सबसे अच्छी दोस्त थी वही अगला शिकार बन जाती है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो इसमें पूरी गलती किसी और की भी नहीं थी। जब से नाना स्कूल की बिगड़ी लड़कियों के साथ रहने लगी थी उसे लिली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा यही सोचती रहती कि किस तरह लिली को सबके सामने बेइज्जत किया जाए। एक दिन नाना दोस्ती का नाटक करती है और लिली से मिलने जाती है। बाहर से वो ठीक लग रही थी लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोच रही थी कि कैसे लिली को सबके सामने शर्मिंदा किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती अचानक उसकी आंखों में तेज दर्द होने लगता है और फिर वही डरावना सीन होता है। नाना की आंखों के अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं और उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं। नाना की चीख सुनते ही लिली समझ जाती है कि अब वो चीज नाना के पीछे पड़ गई है। वो जल्दी से अपने पास रखी दवा निकालने लगती है लेकिन जल्दबाजी में उससे दवा टॉयलेट में गिर जाती है। उस समय लिली ज्यादा नहीं सोचती, वो टॉयलेट से दवा निकालती है और नाना के पीछे दौड़ती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिली नाना को खुद को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक पाती, उल्टा वो खुद इस झमेले में फंस जाती है। सब लोगों को सामने से ऐसा लगता है कि हमला लिली ने किया था। हालांकि विल और उसके दोस्त जानते थे कि लिली बेगुनाह है, लेकिन सामने जो खून खराबा हुआ था वो सबको डरा देता है। उस रात विल को नींद नहीं आती। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। टाइम पास करने के लिए वो उठकर टेलीस्कोप देखने लगता है। तभी उसे टेलीस्कोप में अचानक एक साया दिखाई देता है जो बिल्कुल जोकर जैसा लगता है। ये देखकर बिल जोर से चिल्ला उठता है। बेटे की आवाज सुनते ही हेलन घबराकर उसके पास आता है। पूरी बात सुनते ही वो गुस्से में एक हथियार उठाता है और बाहर निकल जाता है। इस पर साफ दिखाई देता है कि वो अपने बेटे की जान के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चारों तरफ ढूंढता है लेकिन कोई नहीं मिलता। वापस लौटते वक्त उसे फिर से एक लाल बैलून दिखाई देता है। अगर पहली बार इसे इत्तेफाक कहा जा सकता था तो दूसरी बार क्या। हेलन को अब यकीन होने लगा था कि खतरा उनके बहुत पास है। वो किसी भी तरह अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता था। गुस्से में वो अपने कमांडर के पास जाता है और पूछता है कि वो किस हथियार को ढूंढ रहे हैं, आखिर वो है क्या। कमांडर ज्यादा कुछ नहीं बताता बल्कि उसे इंक्वायरी रूम में ले जाता है। वहाँ एक इंडियन आदमी बंद था, डैनियल। ये वही आदमी होता है जो जूडी के कहने पर बहुत समय से सेना के काम पर नजर रख रहा था। इसके अलावा डैनियल डेरी से जुड़ी बहुत सी पुरानी बातें जानता है। हेलन को बताया जाता है कि अगर डिक डैनियल के दिमाग के अंदर जा सके तो बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। डिक आगे बढ़ता है और अपना हाथ डैनियल के माथे पर रखता है। डैनियल को जोर का दर्द होता है, उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी चीखों के साथ डिक उसकी दिमाग की दुनिया में पहुंच जाता है। उसे सच निकालने के लिए डिक जूडी का रूप बना लेता है। ये तरीका काम करता है और डैनियल एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता है कि लाखों साल पहले आसमान से एक उल्का धरती पर गिरी। उस उल्का के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और दुष्ट आत्मा कैद थी। उल्का गिरते जोरदार धमाका हुआ और वो आत्मा बाहर निकल गई। उस समय धरती पर इंसान मौजूद नहीं थे। वो आत्मा जंगल में भटक रही थी। बहुत समय बाद इंसान पैदा हुए और उन्होंने उस आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया और साथ ही उसे रोकने का तरीका निकाला। उस उल्का के टुकड़ों में खास ताकत थी जो उस आत्मा को रोक सकती थी। इंसानों ने उन टुकड़ों का इस्तेमाल करके खुद को बचाना शुरू किया और वो जंगल से दूर रहने लगे। लेकिन कुछ लोग उनकी बात नहीं मानते और वो शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि असल में वही शिकार बन जाएंगे। दुष्ट आत्मा उन्हें मारकर और भी ताकतवर हो जाती है। अब उल्का के टुकड़े सबको बचाने के लिए काफी नहीं थे। कबीले का मुखिया फैसला करता है कि सबको ये जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उसकी बेटी जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि कोई और रास्ता जरूर होगा। वो उल्का के कुछ टुकड़े लेकर अपने दोस्तों के साथ जंगल में चली जाती है ताकि और टुकड़े ढूंढे जा सकें। जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है, वो कबीले वालों को साथ में लेकर जंगल में चली जाती है। लेकिन बिना टुकड़ों की सुरक्षा के वो उस दुष्ट आत्मा से लड़ नहीं पाती। जंगल में घुसते ही आत्मा उनके डर का रूप बना के हमला कर देती है। आखिर में सिर्फ मुखिया बचता है। दुष्ट आत्मा एक बहुत बड़े राक्षस का रूप लेती है। मुखिया ताकतवर होता है लेकिन बिना उल्का के टुकड़े के वो हार जाता है। जब तक मुखिया की बेटी लौटती है तब तक उसकी माँ बुरी तरह घायल हो चुकी थी। बेटी उल्का के टुकड़े से दुष्ट आत्मा को भगा देती है, लेकिन तब तक उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद वो नई मुखिया बनती है और भागने की बजाय लड़ने का फैसला करती है। वो फिर से जंगल में जाती है और उस उल्का वाली गुफा से और टुकड़े लाती है। क्योंकि उस आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए वो उसे कैद करने का फैसला करते हैं। कबीले वाले जंगल के चारों ओर 13 उल्का के टुकड़े दबा देते हैं। इससे एक ऐसी सीमा बन जाती है जिससे वो दुष्ट आत्मा पार नहीं कर पाती। इस तरह वो हमेशा के लिए उस जंगल में कैद हो जाती है। आज तक कबीले के लोग इस राज की रखवाली करते आ रहे हैं। इतना कहने के बाद डिक अपना असली रूप दिखाता है और पूछता है कि टुकड़े कहाँ गाड़े गए हैं। लेकिन डैनियल कोई जवाब नहीं देता, बस एक दरवाजा खोलता है और कहता है जंगल की गुफा के रास्ते जाओ, वहाँ सीढ़ियाँ मिलेंगी। यहीं पर चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। सच में हर एपिसोड में कुछ न कुछ जबरदस्त देखने को मिलता है। पहले का थिएटर वाला सीन, दूसरे का अजीब हथियार, तीसरे का जंगल वाला और अब ये आंख वाला सीन बहुत ही डरावना और भयानक था। अगर इसे साल की सबसे बेहतरीन हॉरर सीरीज कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, जोकर का सच बहुत पास आ चुका है। जो अगले एपिसोड में पूरी तरह सामने आएगा
और एक खतरनाक कहानी शुरू होगी। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।